चलो जब तक पेपर आता है तब तक दो चार क्वेश्चन हम बेसिक्स देख लेते हैं। यही था ना पहला क्वेश्चन कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, ठीक है, ये वाला था। चलो उधर, तो चलिए वापस शुरुआत करते हैं। सेट नंबर कौन सा है, नहीं पता ना, 28 है, 28 है सेट नंबर ना। तो 28 का सैटरडे का टेस्ट पेपर था, विच मीन्स बेसिक टेस्ट पेपर होना चाहिए। बहुत बड़े सवाल भी नहीं, एक बेसिक सवालों का सिलसिला रहा था हमारे पास। और आपकी पहली क्लास है ना आज, है जी, इधर ही हो, किसी याद आ रही नहीं? पहली क्लास है तो आराम से सुनिएगा, एंजॉय कीजिए क्लास को। समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो गलत बात है, समझ लेना, ठीक है। हाँ, समझने की गुंजाइश रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर पहला था इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और आई थिंक सबसे बेसिक सवालों में से एक है। तो मैंने आपसे कई दफा कहा है कि जहां पर भी नदियों के नाम आए, जहां पर भी नदियों के नाम आए, इंडिविजुअल नदियों के नाम, जैसे गंगा आ गया, यमुना आ गया, अलकनंदा है, भगीरथी है, मंदाकिनी, कोई भी इंडिविजुअल अगर किसी नदी का नाम आ जाए तो समझ लो वो क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि यहां पर नदी लिखा होता तो तब हम किस में रखते, जाति में रखते। ओके गुड, तब हम लोग किस में रखते, इसको एक जाति में रखते नदी को, राइट। अब जाति में क्यों रखते, क्योंकि भाई ये कोई भी नदी हो सकती थी। ऑन द अदर साइड अगर मैं हार की बात करूं, अच्छा ये हार मतलब जीत का अपोजिट हार, अब वो गले का हार मत समझना, अगर गले का हार हुआ तो फिर जाति को दर्शाएगा, और अगर जीत का अपोजिट वाला हार हुआ तो फिर वो भाव हो जाएगा। तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन भी हो सकती है कि मैंने लिखवा दिया कि हार में भाववाचक संज्ञा है और आप क्लेम करो कि नहीं जी ये तो जाति है। तो गले का हार नहीं कह रहा हूं मैं, जीत का अपोजिट वाला हार जो है। सोना क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा, बहुत बढ़िया। सोना किस में आता है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। और लकड़ी क्या है, ये भी द्रव्य में आएगा, धातु द्रव्य, तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। लकड़ी लिखा है, लड़की नहीं, अगर लड़की लिखा होता तो जाति को दर्शाता, है ना। तो संज्ञाएं आई थिंक सबको क्लियर थी, पढ़ा रखी है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा में कौन कौन से शब्द आते हैं। तो पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लिखना, आसान बेसिक सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2, जैसी करनी वैसी भरनी, नाम तो सुना ही है, जैसी करनी वैसी भरनी। अब मैंने कितनी दफा आपसे यूं कह रखा है कि जहां पर जैसा वैसा जिसका उसका, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, जो सो जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है ना। अब ध्यान से देख रहे मुझे कि हाँ मैं ही सोई रहती हूँ क्लास में, ठीक है। तो ये हमारे पास में आते हैं जो सो जैसी वैसी ऐसा। तो ये किसको दर्शाता है, ये एक संबंध को दर्शाता है, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी में जो रेखांकन हो रखा है, जैसे जैसी और वैसी, तो ये किस में आएगा, संबंध में। ठीक ऐसे ही मैं आपसे बता रहा हूं, जैसे जो सो, तो जो सो, जो सोएगा सो खोएगा, ऐसा लिख सकते हैं ना, तो जो सो हो गया। या फिर जो है जिसकी उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब किसी और की लाठी उठा के किसी और की भैंस पे क्लेम मत करना, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है, संबंधवाचक है। तो इट मींस इसमें क्या आ जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम आएगा। पुरुषवाचक में कई बार बता चुका हूं, पुरुष में कितने थे, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में वक्ता जो बोल रहा है, यानी मैं, मुझे, मेरा, हम, हमारा इत्यादि। और जो है उत्तम में, सॉरी मध्यम में श्रोता जो सुन रहा है, जैसे तू, तुम, आप, आपसे, तुम्हारा, तुमने, तुम्ही से, है ना, इत्यादि। और अन्य में मतलब जो किसी और के लिए, न श्रोता न वक्ता, कोई और, जैसे वो, वह, उसने, उनका, उन्होंने, तो ये किसी और के लिए संकेत कर रहा है ना, इंगित कर रहा है, तो वहां आ जाता पुरुषवाचक। प्रश्नवाचक क्या बताना पड़ेगा आपको, जहां पर क्या और कौन लिखा हो, है ना। क्या आप इसको समझ रहे हैं ना, प्रश्नवाचक जहां क्वेश्चन मार्क हो, कहां गए थे, कहां से आ रहे हो, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो ये सब क्या है, क्वेश्चन मार्क, कौन खड़ा है, राइट। और निजवाचक में मतलब स्वयं की जहां बात हो, निज, मैं, खुद, नहीं कहते कि यह कार्य में आप कर लूंगा, आप कर लूंगा मतलब खुद कर लूंगा। निज, ये मेरा तो भाई अपना काम है, निजी काम है, तो मैं निज कर लूंगा, तो वहां निजवाचक होता है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरे का राइट आंसर इज बी। थर्ड पे आओ फटाफट, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा, बताओ भाई, कैसे भारतीय हो आप, भारतीयों, पक्का, कौन सा वाला भारतीयों, ये वाला या ये वाला, ऑप्शन सी,
ऑप्शन ए पक्का, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। तो भारतीयों, स्पेलिंग शुद्ध अशुद्ध भी देखना है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। वन लाइनर है, डोंट वेस्ट योर टाइम। इनमें से सही शब्द क्या है? शुद्ध वर्तनी, परलौकिक या पारलौकिक है? ऑप्शन बी परलौकिक। और कोई? सोचो सोचो। देखो ये दो तो नहीं है, सी और डी तो नहीं है, ये तो सिंपल दिख रहा है। लेखिक होगा नहीं, लेखिक होगा नहीं, लौकिक होता है ना? लेकिन लौकिक कौन सा होगा? पारलौकिक या परलौकिक? पारलौकिक, ऑप्शन ए पारलौक होता है ना, तो पारलौकिक इज द राइट वन, यानी कि ऑप्शन ए जो है फोर्थ का सही हो जाएगा। सकर्मक क्रिया कौन सी है? इजी है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। देखो ना, आप एक चीज बताओ, हमने कहा कि तुलसीदास जी ने, अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं तो ये तो ध्यान होगा ना कि कर्ता ने कर्म को, और सकर्म मतलब जहां पर कर्म हो या कर्म होने की संभावना हो, राइट? तो कर्म, देखो जैसे मैं क्या कहूं कि तुलसीदास जी ने, अब ने जहां आया तो ये क्या है? ये कर्ता है, क्योंकि कर्ता की विभक्ति है ने, कर्ता ने, ठीक है। कर्म को, रामचरितमानस को लिखा है, ऐसे पढ़ लो ना, शब्द बदल लो कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है, तो को भी आता अगर तो रामचरित के बाद आता, तो ये क्या है? ये यहाँ पर कर्म है, तो इट मीन्स कि सकर्म कहां पर होगा? दैट इज इन ऑप्शन नंबर डी, ये सकर्म है। और मैंने कहा था कि क्वेश्चन पूछा करो क्या तुलसीदास जी ने क्या लिखा, तुलसीदास जी ने क्या लिखी? रामचरितमानस। क्या का जवाब मिल गया? तो क्या का जवाब मिल गया, तो इट मीन्स ये सकर्म है। बाकी तो नहीं ना कि मोहन को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, मोहन को प्रतिदिन क्या चाहिए? पढ़ना चाहिए, खाना चाहिए, क्या चाहिए? नहीं स्पष्ट हो रहा है। हालांकि एक हद तक थोड़ा बहुत डाउट रह सकता है, लेकिन नहीं, अगर अत्यधिक अगर मैं डाउट को लेकर चलो तो ये वाला बिल्कुल ठीक है। तुम्हें रोज नहाना चाहिए, बात भी सही है, आते नहीं आप लोग नहा के ना। कवि हंस हंस रहा है, कवि हंस रहा है ना, हंसने दो, हमें ऑप्शन डी मिल गया है। व्यर्थ का संधि विच्छेद, वी धन अर्थ, और व्यर्थ में कौन सी संधि है? यण संधि। कैसे है? ई प्लस आ, क्या होगा? इया, और इया जहां पर भी य र व आ जाए, इनसे पहले कोई अधूरा व्यंजन आ जाए, तो वहां पर होती है कौन सी संधि? दैट इज यण संधि। तो व्यर्थ जो शब्द है इसमें संधि पूछेगा तो दैट इज यण संधि, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, क्वेश्चन नंबर 7। फूंक फूंक कर पैर रखना, ये तो इजी है ना? तो यानी कि सोच विचार कर काम करना। आपने कोई काम किया था या आपके साथ पहले कुछ काम हुआ तो आप कहते हैं कि अब तो फूक फूक कर पैर रखने पड़ेंगे, या अब मैं फूक फूक कर पैर रखता हूं। तो ऐसे सच में नहीं कि फिर एक कदम आगे बढ़ाया, ऐसे फूक मारोगे पैर को, नहीं ना। तो ऐसे नहीं कदम बढ़ाने के लिए बार बार पैर की तरफ फूक मारना, नहीं। इट मीन सोच समझकर आपको निर्णय लेना पड़ेगा किसी कार्य को करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, 7 इजी है। सबधान 22 पंसेरी, इसका बताओ जी, ये मजेदार है। सबधान 22 पंसेरी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सभी वस्तु को समान समझना या समान मूल्य? मूल्य, ओके। मूल्य मतलब यह है कि उसका मूल्य क्या है बाजार में उस वस्तु का, क्या लगता है? ए, ठीक है, ए होगा। चलो तो भाई मेजोरिटी वोट तक देते हैं, वैसे भी आज इलेक्शन का दिन है ना? तो इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए, सभी वस्तु को समान समझना, ये बिल्कुल इसका सत्य जवाब है। अपने आप में मेंशन करते रहिएगा आंसर्स। 9th पे आओ। कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? सिंह का मतलब केसरी होता है कि नहीं? यानी ये तो सही है भाई, सिंह तो केसरी होता है ना, क्या दिक्कत है इसमें? हाथी करिवर होता है, ठीक है। सूर्य अंशुमाली है, ये भी ठीक है। लेकिन आप एक चीज बताओ, मंदाकिनी हमने कब से यमुना में पढ़ ली? मंदाकिनी तो मैंने आपको गंगा का बताया था। अलकनंदा हो गया, जानवी हो गया, मंदाकिनी हो गया, ये सब गंगा में आएंगे, है ना? सुर सरिता किस में आएगा? गंगा में आएगा। सुर निधि किस में आएगा? गंगा। तो यानी हमने ऑलरेडी गंगा के तो पढ़े, तो गंगा में वापस रिपीट नहीं करूंगा। सिंह को केसरी के अलावा और क्या बोल सकते हैं? बोलो बोलो, कुछ तो सुनाओ। शेर, ओके ठीक है। और हाँ जी, व्याघ्र, बिल्कुल ठीक है, व्याघ्र बोल सकते हैं। बाघ, व्याघ्र, ठीक है। और इसके अलावा सिंह के लिए कुछ तो और होंगे। मृगेंद्र, तो मृगेंद्र जो है वो भी सिंह के लिए, अगर कोई लिख रहा है तो लिख सकता है मृगेंद्र। अच्छा बताओ, वन का राजा कौन है? शेर है, तो क्या इसको वनराज लिखना ठीक नहीं है? शार्दुल, अब वो हमारे ठाकुर नहीं है शार्दुल ठाकुर जी, लेकिन शार्दुल, शार्दुल भी किसके लिए आता है? सिंह के लिए, शेर के लिए, है ना?
ईटीसी कर लेंगे आप। ऐसे बताओ कि हाथी के लिए करेबर के अलावा क्या आएगा? गजराज या गज, ठीक है। हाथी के लिए जो है आप गज या गजराज कह सकते हो। और कुछ तो, और कुछ नहीं तो हस्ती, हस्ती दल नहीं कहते हैं, मैंने आपको हस्ती दल, हस्ती वन ये सब बता रखा है, तो कुछ नहीं तो हस्ती, हस्ती या हस्ती नहीं, हस्ती। इसके अलावा मतंग, ये पूछा गया तो मतंग कौन है? हाथी है मतंग। इरावत, इरावत हाथी भी था, हाथी का नाम भी था इरावत, तो इरावत। इसके अतिरिक्त आप जो है मदकल, 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 कुंजर, करी आदि, करी, करी लिखना है, कड़ी नहीं, करी आदि, ये सब जो है हाथी के हैं। और सूर्य के तो खैर आप 100 दफा जानते हो, एक दो बताओ जल्दी से। भास्कर, रवि, दिनकर, दिवाकर, ठीक है, और भानु भी ठीक है जी। थोड़ा तेज बोलिए। नहीं, और क्या हो सकता है? ठीक है, रवि भी ठीक है, आदि। बस बाकी तो आपने, यमुना के दो तीन, यमुना को ही जमुना भी कह सकते हो, तो जमुना यमुना एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। जमुना के अलावा इसी को कहते हैं हम लोग सूर्य सुता, है ना, सूर्य सुता, लिख लो एक दो नाम। इसको कहते हैं अर्कजा, सूर्य सुता, अर्कजा, कालिंदी, कालिंदी, है ना। बाकी इसको कृष्णा भी लिखा जाता है, और जमुना तो खैर मैंने वैसे आपको बोल दिया, तो जमुना भी आप लोग यमुना के लिए लिख सकते हैं। बस ईटीसी करके छोड़ देना। सो पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, कई ढेरों ढेर मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाए भी हैं, मेंशन हो गया, हटा दो। चलिए, तो राइट आंसर क्या मिला था इसका? डी, यानी मंदाकिनी इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ यमुना, इट इज अ सिनोनिम ऑफ गंगा, राइट। हर्ष का विलोम क्या है? हैं जी, दुख तो सुख का होना चाहिए, ये भी तो ध्यान रखो। तो इसका राइट आंसर है विषाद। हर्ष का अपोजिट जो है वो है विषाद, ठीक है। हर्ष का अपोजिट है विषाद, विषाद। खेद का क्या होगा? खेद मतलब दुखी होता है, नहीं कहते कि इस कार्य के लिए जो है, अच्छा हाँ, जब आप जाते हो पहाड़ों पर तो लिखा होता है कि असुविधा के लिए खेद है, क्यों? अगर कहीं पर सड़कें ठीक नहीं है। वैसे पहाड़ों में जो सुविधा है वो कहाँ है? कहीं भी नहीं है। तो खेद का अपोजिट क्या होगा? खेद मतलब क्या है? वही दुख। तो खेद का अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रसन्नता, खुशी, प्रसन्नता। और वेदना, पहले बताओ वेदना का मतलब क्या है? पीड़ा है, वेदना मतलब क्या होता है? पीड़ा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा वेदना का? बताओ बताओ, अच्छे से सोचो, समझो, विचार करो, और बड़े आनंद से इसका उत्तर दो। आनंद, ऑब्वियस है, आनंद इज द राइट आंसर। तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा? आनंद आ जाएगा, है ना। तो वेदना का अपोजिट क्या आ जाएगा? आनंद। वेदना मतलब पीड़ा, आनंद मतलब खुशी या सुखी का जो है अनुभूति होना। तो इसके लिए सही शब्द लिखना आनंद जो है जायज है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही था, हर्ष का विलोम। आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या है? आरंभ से अंत तक मैंने ये करवाया था, क्या होगा? अध्योपंत होगा या अध्योपांत होगा, क्योंकि आरंभिक और संपूर्ण तो नहीं है, ये तो आप श्योर लिख लीजिए। पंत नहीं, पांत, अंत, अध्योपंत, है ना, अध्योपांत। तो यानी कि इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आरंभ से लेकर अंतिम तक, है ना। बाकी तो आप लोगों को आरंभिक पता है, जो कार्य प्रारंभ हो, संपूर्ण वाला जो कार्य पूर्ण हो चुका। पूस की रात कहानी किसने लिखी है? ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, बिल्कुल ठीक है। एंड फिर वही सवाल होता है मेरा हर बार कि जो व्यक्ति मुझे पहली बार देखेगा या जो व्यक्ति मुझे पहली बार सुनेगा तो उसको लगेगा सर ने प्रेमचंद नहीं करवाया। लेकिन हमने कहीं ना कहीं प्रेमचंद प्रीवियस जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर हुए हैं सब में करवा रखा है। प्रेमचंद की मुझे ज्यादा नहीं 5 रचनाएं बतानी है, एक एक भी बताओगे इनफ है। हाँ जी, गोदान है, ठीक है, प्रेमचंद जी ने गोदान लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा गबन, इसके अलावा सोचो भाई, इतनी सारी हैं, कुछ तो पढ़ी होगी आप लोग। हाँ जी, थोड़ा तेज बोल लो, सुना? हाँ बिल्कुल ठीक है, और इसके अलावा
कर्मभूमि किसने लिखी है? कर्मभूमि लिख लो, मेंशन कर लो एक को फटाफट। चलिए गबन लिख लो, इसमें गोदान भी लिख लेना, लिखने में कोई दिक्कत भी नहीं है। कर्मभूमि लिख लेना। रंगभूमि, रंगभूमि रंग है ना। निर्मला, निर्मला भी मुंशी जी की है, हाँ निर्मला। सेवा सदन कितनी फेमस है? सेवा सदन, सेवा सदन जो है ये मुंशी प्रेमचंद्र जी की प्रमुख रचनाओं में आती है। मानसरोवर, मानसरोवर। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा इन्होंने लिखी है। कायाकल्प, ईटीसी करके छोड़ देते हैं बहुत सारी और। प्रतिज्ञा, कायाकल्प आदि, ईटीसी ईटीसी। ये है मुंशी प्रेमचंद। वास्तव में इनका रियल नाम धनपत राय श्रीवास्तव जी था, मैं कई बार बता चुका हूं, है ना। तो धनपत राय श्रीवास्तव जो प्रेमचंद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, इन्होंने ही लिखा है पूस की रात, है ना। बाकी तो आप लोगों ने निराला जी भी पढ़े हैं, प्रसाद भी पढ़े हैं, ये आपके सिलेबस में है नहीं, शिवपूजन सहाय, तो समय देने का मतलब ही नहीं है। ये मत पूछ देना मुझसे कि सर हमें नहीं आता, इतनी दफे बोल चुका हूं। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक, रूपक, सोचो सोचो। रूपक है, श्योर, पक्का, ठीक है। तो इसमें जो है रूपक अलंकार आता है। मैंने कहा था कि उपमेय और उपमान जो है उसमें ज्यादा अंतर नहीं लगता है, लगभग समानता रहती है। और कितने सारे उदाहरण मैं आपको इसके दे चुका हूं, जैसे क्या इसके अलावा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन। और पहचान क्या बताई थी इसकी, कि इनके बीच में होता है योजक चिन्ह, हाइफन साइन। तो जैसे अगर मैं लिखता ना कि पायो जी मैंने राम रतन, तो मैं इसके बीच में यूं करता, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो जहां मैं चंद्र खिलौना लिखता तो चंद्र खिलौना में ऐसा लिखता, यस एंड नो। तो जहां पर भी आपको ये दिख जाए कि सर हाइफन चिन्ह है इनके बीच में, तो वहां पर आपका अक्सर रूपक अलंकार होगा। रूप एक जैसा, नाम से देखो ना रूपक, है ना। अच्छा आपको श्लेष भी बता रखा है, उपमा भी बता रखी है और अतिशयोक्ति भी बता रखी है। श्लेष में क्या होता है? श्लेष का चिपका हुआ, यानी जहां पर शब्द तो एक ही बार आया है लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग अलग। जैसे हमने क्या पढ़ा था? हलधर, हलधर के दो अर्थ निकल सकते हैं। वृष भानुजा, इसके जो है दो अर्थ निकल सकते हैं, है ना, है कि नहीं, ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो भाई वहां पर श्लेष है। उपमा में क्या बताया था? जहां पर किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी से की जाए, तुच्छ वस्तु की तुलना हम जो है ऊपरी वस्तु से करते हैं। और कितनी बार करूं भाई इसकी तुलना? क्या बोला था? चांद सा सुंदर मुख, तो मुख की तुलना आपने चांद से की, उपमा है। मैं अभी हल्के में इसलिए बता रहा हूं, मैं प्रीवियस क्लासेस में बहुत डिटेल इनको बता चुका हूं। और अतिशयोक्ति, दो शब्दों का मेल, अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का मतलब क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर। अतिशय का मतलब क्या है? बढ़ा चढ़ाकर, यही है ना। और उक्ति का मतलब क्या है? कथन या बोलना। तो जहां बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, अब आप भूल जाते हो, बताओ। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। एक तो ये पढ़ा था, और दूसरा महाराणा प्रताप वाला कौन सा, सुनाओ ना। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो भाई इसमें कौन सी वो है अलंकार है? तो उसमें अतिशय उक्ति अलंकार है, यानी अतिशयोक्ति अलंकार है। 13th का राइट आंसर लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रूपक अलंकार। पर्यावरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? परिधन आवरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी लिखो, समय जाए नहीं करूंगा। अच्छा ये भी बता दो, चलो पर्यावरण में है कौन सा? यण है ना, बहुत खूब, यण है। कैसे? देखो सेम मिलाए करो, रा में से छोटी ई की मात्रा यहाँ आ, तो ईधन आ, या और या यहाँ पर है, और या से पहले आधा रा है, पर या, तो आधा रा और या, तो इसमें संधि कौन सी आ जाएगी? यण संधि आ जाएगी, है ना। मैं करवा चुका हूं इन सारी चीजों को आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाओ। दरवाजा खोलना भाई, कोई दरवाजा खोल रहा है आज। ठीक है, चाहिए आपको? ले लो, नहीं, थैंक यू। चलो कृदंत प्रत्यय, तो कृदंत प्रत्यय, अच्छा अब ये ना बोल दीजिएगा मैंने करवाया नहीं आपको। कृदंत और तद्धितांत दो मैंने करवाए थे आपको, तो बताओ जरा कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया। तो हम लोगों ने कितनी दफा ये चीजें पढ़ ली हैं कि क्रिया या
धातु के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय जो होते हैं उनको कृदंत प्रत्यय कहते हैं या कृत प्रत्यय कहते हैं, और उन्हीं से जो शब्द बनता है वो कृदंत बनता है। दूसरा क्या था? दूसरा था हमारे पास में तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनके अंत में अगर जुड़ जाता है तो तद्धित प्रत्यय होता है, और तद्धित प्रत्यय से बनने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। जैसे पंडित में आइन जोड़ दो, क्या बन जाएगा? पंडिताइन। ठाकुर में जोड़ दो, ठकुराइन बन जाएगा। तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा जी? आपका तद्धितांत प्रत्यय लगेगा। लेकिन अगर लिखावट, लिख धन आवट, लिखावट, तो लिखावट में क्या है बताओ? तद्धित है या फिर कृदंत है? कृदंत है। क्यों? क्योंकि लिखना एक क्रिया है। लिखना क्या है? क्रिया है, इसलिए वहां पर क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा दैट इज कॉल्ड कृदंत प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 16 पे आओ जल्दी से। ये आपके अभी रिसेंट जो एग्जाम हुए हैं उसमें से प्रश्न उठाए हैं, है ना? चलो, कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन गलत है। जिठान, जिठान का मतलब जेठानी, है ना? जेठान क्या होती है? जेठानी होती है। तो इट मीन्स यहाँ देवरानी कैसे? देवरानी क्या होती है? द्युरान। हमारे यहाँ द्युरान कहते हैं, आपके वहां क्या बोलते हैं? हमारे भाई टीरी में, घंसाली वाले एरिया में देवरानी के लिए क्या बोलते हैं? देवरानी, हाँ ये भी ठीक है। द्युरान कहते हैं, द्युरान। और यहाँ जो है जिठान मतलब जेठानी, और जेठानी मतलब बड़ी, मतलब क्या? बड़े भाई की वाइफ जो होंगे ना, तो उनको जो है छोटे भाई की वाइफ जो है बोलेंगे क्या? कि भाई ये जेठानी है मेरी। बौरान तो ठीक है, बहुरानी। ढांटी मतलब अविवाहित स्त्रियां। और जो है झड़नाती, जिस नाती के बाल झड़ गए। हाँ, जो लिखा है इधर कि पोते का पुत्र जो होता है, तो वो क्या होता है आपका? झड़नाती। नहीं कहते कि ये नाती, झड़नाती, पड़नाती, है ना? तो नाटी नाटी नाटी। बस क्या सही आएगा? ऑप्शन नंबर ए। 17 पे आओ। जो जद गए कंकण उठ गए संकण। विश्वास सर्वोपरि है भाई। ऑप्शन नंबर डी। रिसेंट पूछे गए सवाल है, इसको नहीं लिखना चाहिए था, पर चलो लिख दिया, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन शायद डिलीट हुआ था, है ना? क्योंकि देखो, जीत सिंह नेगी जी हमारे प्रसिद्ध लोक गायक हैं। इवन मैं ये कहूंगा कि जीत सिंह नेगी जी को आधुनिक गढ़वाली लोक संगीत का जनक भी कहते हैं। आधुनिक गढ़वाली लोक संगीत के जनक जो हैं वो जीत सिंह नेगी जी भी हैं। जीत सिंह नेगी जी का एक गाना है, शायद आप लोगों ने तो क्या ही सुना होगा, तू होली ऊंची डांडियों में वीरा। ये इन्होंने लिखा है, गाया नहीं, गाया है नरेंद्र सिंह नेगी जी ने। तो वो जो लिखा है वो हमारे जीत सिंह नेगी जी का ही है। बाकी इन्होंने रामी लिखा है। इनकी रचनाओं में अगर पूछेगा ना कि जीत सिंह जी ने क्या लिखा है, तो जैसे इन्होंने रामी लिखा है, इन्होंने लिखा है राजू पोस्टमैन। राजू पोस्टमैन बहुत प्रसिद्ध है, राजू पोस्टमैन। एंड जैसे आप लोगों ने कुछ नाम सुने हैं उत्तराखंड में महान नाम आते, जैसे जीतू बगड़वाल सुना है, तो जीतू बगड़वाल के नाटक को रचने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी जीत सिंह नेगी साहब है। इसके अलावा इन्होंने जो है लिखा है मलेथा की कूल, ये मलेथा की कूल, तो मलेथा की कूल नाटक का भी इन्होंने जो है रचना दी है वहां पर। इसके अलावा भारी भूल, भारी भूल हो गई, है ना? तो जो भारी भूल है, भूल लिखना है धूल नहीं, वो भी किसकी है? जीत सिंह जी की है। और इवन एक चीज और ध्यान रखना कि जो हमारे आकाशवाणी चलती थी ना, अभी भी आकाशवाणी, ऐसा नहीं, दूरदर्शन पे आकाशवाणी चलता था, तो उसमें जो है 1954 में आकाशवाणी में इनके जो है गायनों को भी पहली बार क्या किया गया था? प्रसारित किया गया था। भाई बहुत बड़ा नाम है ये हमारे पास में ना। और सबसे प्रसिद्ध वही है कि तू होली बीरा, मतलब तू होली ऊंची डांडियों में वीरा, तो ये भी इन्होंने ही लिखा हुआ है। तो ऐसे भी है। जगदीश बकरौला जी का नाम सुना? नहीं सुना होगा, कम लोगों ने सुना होगा, है ना? क्योंकि गढ़वाली संगीत की बजाय जो है ये अन्य संगीत, मतलब ऐसे नहीं गढ़वाली संगीत ही है, लेकिन प्रॉपर टिपिकल गढ़वाल से नहीं है ना। जैसे इन्होंने सन का बांध लिखा है, प्यारी चमेली लिखा है, इन्होंने लौंडा रे गोविंदू, ये गाने हैं इनके, बट नहीं रटने, है ना, नहीं इतना सारा पूछता है। किशन सिंह पंवार जी है, सुना है किसने गाने? नहीं सुने? किशन महिपाल जी के सुने होंगे बहुत सारे, है ना? चलो कोई बात नहीं। इन्होंने लिखा है मेरू प्यारो मुल्क, ओ मेरी सुमना, इत्यादि 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 जो भी है ना। और ऐसे गजेंद्र रावत जी है, ये भी लोग गायक हैं। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है ना? बट जो आयोग ने पहले आंसर माना था वो ये माना था कि गजेंद्र रावत। लेकिन कंफ्यूज, देखो एक चीज तो और है कि एक नाम के नहीं भी होंगे तो कितने सारे लोग होंगे हमारे इस गढ़वाल रीजन में, कुमाऊं रीजन में। अब गजेंद्र रावत के नाम से गजेंद्र भी और रावत भी कास्ट बहुत सारी होंगी। तो एक गजेंद्र रावत है जो लोक गायक हैं, एक गजेंद्र रावत है जो कि आई थिंक
कला के क्षेत्र में भी आ गए, तो हो सकता है उस समय आयोग ने कला के क्षेत्र वालों के बारे में पूछा होगा। लेकिन अब इसको हम नहीं डिफाइन कर पाएंगे ना कि वास्तव में आप किस गजेंद्र रावत की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक जैसे नाम के तो दो लोग हो सकते हैं, राइट। तो आपको पर्टिकुलर कुछ देना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन। सो इट मीन्स कि इस क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं। भ्रमर गीत निम्न में से किससे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है? सूर सागर में है, बिल्कुल ठीक है। अब ये दो चीज पूछने योग्य है, तो बताओ सूर सागर किसने लिखी है? नाम में ही तो है, सूरदास जी। और बताएं जरा किस भाषा में लिखी है? कल ही बताया था शायद, कल परसों जब हुआ था। ठीक है, ब्रज भाषा में जो इसको लिखा गया है। साहित्य लहरी किसने लिखी है? साहित्य लहरी किसकी रचना है? ये भी सूरदास जी की रचना है, ठीक है। कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास जी, बहुत बढ़िया। ये तुलसीदास जी की रचना है, यहां मत कह देना सूरदास जी। और जो है दोहावली है, ये जो है ये भी तुलसीदास जी की। तो जैसे कवितावली वैसे दोहावली, तो दोनों ही जो लिखी हैं वो तुलसीदास जी ने। और साहित्य लाहड़ी और सूरसागर, जो ब्रज भाषा में सूरसागर लिखे, वो हमारे सूरदास जी के। और भ्रमर गीत जो है वो इसी का अंश है, ठीक है। तो भ्रमर गीत कल को पूछा किसने लिखा? सूरदास जी ही राइट आंसर होगा। तो 19 का राइट आंसर सी लिख लीजिए। अंतिम हिंदी के क्वेश्चन पे चलो, 20वां क्वेश्चन। हिम संबंधी क्या नहीं? हिम मतलब क्या होता है? बर्फ होती है कि नहीं? तो भाई हिमाल भी क्या है? बर्फ है। यूं भी क्या है? बर्फ। और जो है ह्यू मून भी क्या है? बर्फ। लेकिन हॉल नहीं है बर्फ। हॉल क्या है? हॉल रे बोला कख जानो छे बल भेजी में हॉल लगा जानो छे, हल लगाने। हॉल मतलब हमारे वहां, मेरे भाई पहाड़ में, मेरे टिहरी वाले क्षेत्र में तो हॉल का मतलब क्या होता है? हल से होता है। अब हो सकता है कि कई अन्य जगहों पर हल के लिए कुछ और बोलते होंगे स्थानीय भाषा में, तो उस बात को मैं डिनाई नहीं कर पाऊंगा। सो वो आप लोग जो है एक बार जरूर जो है चेक कर लीजिएगा। यहां तक की कोई बात पूछनी है? मैं गौर चलिए, तो ये स्टार्टिंग के हिंदी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट है, सॉरी 20 क्वेश्चन कंप्लीट है। और उत्तराखंड तो सर ने खैर आपको करवा दी है। अब आता हूं मैं सीधे अपने जीएस वाले सेगमेंट में, थोड़ा और जल्दी चलते हैं। कहां से होगा स्टार्ट? 61। बस अब कम ही क्वेश्चन से फटाफट चलते हैं 61 पे। 61 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर पहला जीएस का। भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा कहो, अग्रदूत कहो, जनक कहो, ये कौन है? राजा राम मोहन रॉय जी हैं। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। राजा जी के बारे में कितनी बातें आपको बता रखी हैं और कितनी बातें और बताऊं? राजा राम मोहन रॉय मतलब देखो, ज्यादा कुछ नहीं तो 4-5 चीजें आपको ध्यान रखना है। बताओ जरा, राजा राम मोहन रॉय जी ने ईस्ट इंडिया कंपनी कब ज्वाइन की थी? ओके, और छोड़ी कब थी? ठीक है, और जिस समय छोड़े उस समय क्या गठित किया था? आत्मीय सभा। तो सबसे बड़ा, सबसे पहला काम इनका क्या है? आत्मीय सभा का गठन, है ना। तो ये लगभग जो है आपका 1814 के आसपास की घटना है। इसके अलावा इन्होंने बनाई थी वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी राजा राम मोहन रॉय जी, सोसाइटी नहीं, सोसाइटी, है ना, सोसाइटी। ये कब बनाई थी? 1816 में। इन्होंने हिंदू कॉलेज का गठन कब किया है? 1817। किसकी सहायता से? डेविड हेयर, है ना, इनके साथी थे डेविड हेयर, उनकी मदद से। इन्होंने संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, ये जो पत्रिका थी ये कब लिखी थी? 21 में, 1821 में कहना। 22 में मिरातुल अखबार था इनका, है ना। तो मिरातुल अखबार या एक वो थी ब्रह्मैनिकल, जो वो थी मैगजीन थी, तो वो भी उन्होंने उस समय बनाई थी। अब इन सबसे पर के जो मेन आना चाहिए हमें ना, अच्छा दो चीजें। एक तो वंस अगेन 1825 में अब वेदांत स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा ना। पहले सोसाइटी थी, अब वेदांत कॉलेज आ जाएगा। तो वेदांत कॉलेज 1825। और इन सबसे हटके जिसके लिए पूछा भी जाता है दैट इज ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज भी इसको कहते हैं, ब्रह्म सभा भी इसी को कहते हैं। तो ब्रह्मो समाज पहले ब्रह्म सभा के नाम से बना, बाद में इसका नाम बदला और वो क्या हो गया? ब्रह्मो समाज हो गया। तो ब्रह्म सभा का गठन कब हुआ था? ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 को, ठीक है। और ये जो ब्रह्मो समाज था, फिर बाद में इसी के साथ बाकी लोग जुड़े, जैसे क्या? जैसे हमारे केशव चंद्र सेन जी, तो ये ब्रह्म समाज से जुड़ने वाले तीसरे सबसे बड़े पिलर थे। क्योंकि देखो, जब ब्रह्म समाज बना था और जिस समय 1833 में राजा राम मोहन रॉय जी की मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में ना, ब्रिस्टल में उनकी डेथ हुई। तो ब्रिस्टल में जब डेथ हुई तो उसके बाद पूरा भागदौड़ किसके हाथ में आई?
देवेंद्रनाथ टैगोर जी के। और देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इसमें क्या नया एडिशन किया? तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा का गठन कब हुआ? 1839 में। तत्वबोधिनी सभा ब्रह्म समाज से कब मिली? मर्जर हुआ 1843 में। राइट, यहां तक की बात समझना। फिर 1856 में इसी से जुड़े केशव चंद्र सेन। 1856 में जिस समय केशव चंद्र सेन जी जुड़े थे, उसी समय 1856 में ही केशव चंद्र सेन ने संगत सभा का भी गठन किया था। इस बात से काफी प्रसन्न थे इनके कार्यों को देखकर कौन? देवेंद्रनाथ टैगोर साहब। और उन्होंने क्या किया? आचार्य की उपाधि दे दी केशव चंद्र सेन को। लेकिन बाद में केशव चंद्र सेन के हाथों कुछ ऐसे कार्य हो गए थे जो नहीं होने चाहिए थे ब्रह्म समाज के भीतर, जैसे बाहरी पुस्तकों का पाठ करवाना। तो इस बात से नाराज भी हो गए ठाकुर साहब, और उन्होंने क्या किया? देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने वापस ले लिया जो टाइटल दिया था आचार्य का। जब टाइटल वापस लिया तो केशव चंद्र सेन नाराज हो गए, और केशव चंद्र सेन ने जो ब्रह्म समाज था वो छोड़ दिया और अपना ही नया ब्रह्म समाज स्थापित किया, जिसका नाम था भारतीय ब्रह्म समाज। और भारतीय ब्रह्म समाज का गठन कब किया केशव जी ने? 1866 में। फिर कुछ समय तक केशव चंद्र सेन ने अपना अलग से चलाया ब्रह्म समाज। 1872 में स्पेशल मैरिज एक्ट पास हुआ, ब्रह्मो विवाह अधिनियम भी उसको कहते हैं, तो वो पास हुआ विद द एफर्ट्स ऑफ केशव चंद्र सेन। लेकिन केशव चंद्र सेन ने जब वो पास करवाया था तो उसमें लिखा था कि भाई जो एज होनी चाहिए मैरिज, तो बॉयज के लिए 16, गर्ल्स के लिए 14, और खुद की 12 वर्षीय बेटी का विवाह कूच बिहार के राजा से करवा दिया। तो इट वाज लाइक दैट कि मैंने खुद नियम बनाया और खुद ही नियम तोड़ दिए। तो ऐसे में जो उनके साथी थे वो नाराज हो गए, और उन्होंने नाराज होकर क्या किया? वर्ष 1878 में एक और नया ब्रह्म समाज बनाया, जिसका नाम बहुत साधारण है, साधारण ब्रह्म समाज। तो साधारण ब्रह्म समाज बनाने वाले दो लोग कौन थे? आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री जी। तो ये मुख्य लोग थे, बाद में और सारे लोग जुड़े, लेकिन वो मुख्य लोग थे, वो भी आपको ध्यान रखना है। केशव जी के बारे में इतना इनफ है। वैसे विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन का गठन केशव चंद्र सेन ने, नव विधान ट्यूबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, ये भी कौन लाए थे? केशव चंद्र जी लाए थे, है ना, 69 वाला, ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती में एक ही काम, जो मतलब काम तो बहुत सारे पर मुख्य काम, आर्य समाज का गठन कब? 1875। आर्य समाज का हेडक्वार्टर कहां था? लाहौर। देखो 1875 में बनी मुंबई में थी, 2 साल मुंबई में रही, और जो है 77 में शिफ्ट हुआ इसका हेडक्वार्टर और लाहौर चले गया। और वही फिर बाद में शुद्धि मूवमेंट चलाया था इन्होंने, शुद्धि आंदोलन या प्योरिफिकेशन मूवमेंट। तो ये किसने चलाया था प्योरिफिकेशन मूवमेंट? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब जो आप थोड़ा कंफ्यूज हुए कि नहीं सर कंफ्यूजन है कि शुद्धि मूवमेंट क्या है, तो शुद्धि मूवमेंट दो तरीके के हैं। एक एमजीआर वाला महादेव गोविंद अनाडे, तो उन्होंने चलाया था अगेंस्ट द प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति के खिलाफ चलाया था एमजीआर ने, महादेव गोविंद अनाडे साहब, महाराष्ट्र के सुकरात उनको कहते हैं। और इन्होंने जो चलाया था वो था हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इनका नारा क्या था? बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। तो जिन लोगों को किसी दूसरे धर्म ने हिंदुइज्म से कन्वर्ट करके अपने धर्म में कन्वर्ट किया था, मे बी इस्लामिज्म, मे बी क्रिश्चियनिटी, तो उनको वापस हिंदुइज्म में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी जो ली थी वो ली थी हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। बाकी इनकी बुक सबको पता है, फेमस सत्यार्थ प्रकाश। बाकी और भी बहुत सारी बातें याद आ रही, लेकिन याद हो जाएगा। एंड स्वामी विवेकानंदा जी का सबसे बड़ा योगदान 1 मई 1897 क्या हुआ था? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत हुई थी। तो ये हमारे स्वामी जी के बारे में बातें तो बहुत सारी अगेन है। शिकागो में पहला धर्म सम्मेलन, भारत को रिप्रेजेंट करने का श्रेय हमारे स्वामी विवेकानंदा जी को जाता है। यहाँ उत्तराखंड में आए और मायावती आश्रम का गठन किया, वो भी हमारे प्यारे स्वामी दया विवेकानंद जी थे। फिर रुक गया भाई ये पैनल है, अभी तो इतना सब डिलीट किया था। चलिए 1 सेकंड, कॉफी का भी पानी बन गया इतनी देर में। बस थोड़ा समय तो चलो बताना कौन से क्वेश्चन पे थे। 61 हो गया ना, ये 61 की एक्सप्लेनेशन थी। अब 62 पे आओ। 62 क्वेश्चन, चलो ये रहा 62। आंसर मिल गया भाई, अभी अभी मैंने ऑलरेडी बता दिया, समझ गया ना। देखो आर्य समाज 75 ठीक है, दयानंद सरस्वती ठीक है, रामकृष्ण मिशन 92 मत लिख देना, ये 1897 हो गया, 1 मई 1897। तो हमें गलत पिक करना था, यही है। प्रार्थना समाज ठीक है 1867 का, और जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 ठीक है।
प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंगा साहब है। और जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी, सोचो सोचो। पहला नाम है सर हेनरी स्टील ऑलकॉट, और दूसरा नाम था मैडम नहीं ब्लावत्स्की, पूरा नाम उनका हेलेना पेट्रोवना ब्लावत्स्की। तो मैडम ब्लावत्स्की ये हो गए, और उनको सहयोग जो दिया था वो जो है जज था, वो अलग चीज है, उसको अभी साइड ही रखो। और बाद में भारत में इसको जो प्रमोट करने का श्रेय जाता है वो जाता है एनी बेसेंट को, है ना। और अडियार भारत में इसका जो है क्या था, हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको गलत पिक करना है तो आप जो है गलत पिक कर लेंगे उसमें से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामकृष्ण मिशन वो 1897 का है। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सेम टाइप ऑफ सवाल कि रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्प्स, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स। तो ये किसके उदाहरण है? ये है फोल्डेड माउंटेन्स के वलित पर्वत। फोल्ड माउंटेन कब बनता था याद है ना, कि जब दो प्लेट्स का आपस में कोलिजन होता है, तो दो प्लेट्स के आपस में टकराने के कारण फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ये भी शायद आपको जानकारी है कि रॉकीज माउंटेन्स आर सिचुएटेड इन, रॉकीज कहाँ है बोलो? नॉर्थ अमेरिका में। एंडीज, ये तो बेसिक सवाल है फ्रेंड्स, साउथ अमेरिका। एटलस अफ्रीका, सब चौपट्टे हैं। आल्प्स कहीं तो पड़े होंगे, आल्प्स यूरोप। और हिमालय नहीं पता ना, एशिया में है क्या? इंडिया में भी हिमालय का कोई अंग? ठीक है, तो क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया ना। ठीक है, तो आल्प्स हो गया आपका यूरोप में, यही बोला था, उल्टा कर दिया मैंने? नहीं ना, उल्टा किया भाई, मुझे भी मत कंफ्यूज करना है। रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, एंडीज साउथ अमेरिका, एटलस अफ्रीका, आल्प्स यूरोप, और हिमालय आपके एशिया वाले पार्ट में, जिसमें ऑब्वियस सी बात है हमारा इंडिया भी इंक्लूडेड है। एंड दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स। दो प्लेटों के आपस में टकराने से इनका निर्माण होता है। चले, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अधिक उपयोगी है, मतलब कारणदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर लिख लीजिए इसका, ऑप्शन नंबर सी सबसे ज्यादा उत्तरदायी है ना, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके अलावा एक और मुख्य गैस जो उत्तरदायी है जी, मीथेन। ओके, मीथेन के अलावा जो मैं सुनना चाहता हूं बताओ। उसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड, ये सुनना चाह रहा था मैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड है इसमें, है ना, ओजोन है इसमें, है ना, इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसमें इवन जो है जलवाष्प भी कई बार काम करता है। तो ये सब क्या है आपका ग्रीन हाउस जो है गैसेस हैं। तो ऑप्शन नंबर सी लिख लेना इसमें ना, नाइट्रस ऑक्साइड को मत भूल देना। नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। स्वेज कैनाल, चोरी कर लो ना मैप है सामने, मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से जोड़ता है। ये देखो इधर, ये है ना रेड सी, और ये ऊपर मेडिटेरेनियन सी, यहाँ बीच में क्या है? स्वेज कैनाल है। तो स्वेज कैनाल देखो कहाँ पर है सिचुएटेड? इजिप्ट में है। कहाँ पर है? अगर सवाल पूछा कि स्वेज कैनाल कहाँ पर है, तो ये मिस्र में है, इजिप्ट में है, राइट। और दो चीज याद रखना, एक तो स्वेज कैनाल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है ना, और दूसरा इसका एंड पॉइंट कहाँ पर है। कोई मुझे बताएगा कि स्वेज कैनाल का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, कि जहां से स्वेज कैनाल स्टार्ट होती है? आई सेड सो मेनी टाइम, हालांकि ये वाक्य गलत है, बट उसका नाम था पोर्ट सैड, है ना। और एंड कहां पर होती है? खत्म देखो यहाँ आ जाओ ना, इधर ऊपर ये वाला पार्ट, यहाँ जब आप आओगे मिस्र में, तो एंड पॉइंट का नाम क्या होगा? उसका नाम ही स्वेज पोर्ट है ना। तो एंड पॉइंट क्या है इसका? वो है स्वेज पोर्ट। तो स्टार्ट होता है सेट से और जो है एंड होता है स्वेज पोर्ट पर। दूसरी बात, स्वेज कैनाल का जो कंस्ट्रक्शन था ये कब स्टार्ट हुआ, और स्वेज कैनाल का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ, मतलब स्वेज कैनाल की शुरुआत कब हुई थी बनाने की? बता रखा मैंने 1859 में। और कंप्लीट कब हुआ था? 10 साल लगे थे, 69। तो 1859 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, और 1869 आते 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 ये जो है पूरी बनकर जो है क्या हो गई थी? तैयार हो गई थी। तो ये भी आपको स्वेज कैनाल के बारे में जो है दूसरी बात याद रखने योग्य मिल जाती है, राइट। तो ये लिख लेना। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन है ना कि मेडिटेरेनियन सी को कैस्पियन सी से क्या कुछ जोड़ रहा है, इधर चलो जरा वापस इस मैप में, ये आपका क्या है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी आ गया है, ठीक है, और कैस्पियन सी जो है आपका ये रहा इधर, तो इसको क्या कुछ जोड़ रहा है?
सी ऑफ अजोब है यहाँ पर, इस वाले मैप में नहीं, पर नॉर्मली जो है सी ऑफ अजोब है। और दूसरा तो खैर ये वाला देखो ब्लैक सी, तो ब्लैक सी भी इसके पास में, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस पर तो है, बीच में है ना, लैंड लॉक्ड कंट्रीज आ जाएंगे उस हिसाब से, अगर मैप के हिसाब से मैं चलूँ। ऐसे ही क्या रेड सी और इंडियन सी को कुछ मिला रहा है, ये तो आसान है। मैप देखो ना, मुझे मत देखो, इसलिए तो मैंने मैप लगा रखा है। होता मैं इतना अच्छा स्मार्ट से तो देख लेते, क्योंकि मुझे क्या देखना, इधर देखो। देखो ये क्या है आपका रेड सी, और ये क्या है इंडियन ओशन है, अरेबियन सी होते हुए। और यहाँ पर कौन सी जल संधि पढ़ाई थी मैंने आपको, बाब अल मंदेब, बाब अल मंदेब है। और दूसरे यहाँ पर कौन सी खाड़ी है, आदन की खाड़ी है, गल्फ ऑफ आडन। तो गल्फ ऑफ आडन हो गया, बाब अल मंदेब हो गया, ये जो है रेड सी को इंडियन ओशन से जोड़ देगा, तो ये भी आप ऐसा बता सकते हैं। खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 66 सुमेलित करना नहीं है ना, चलो जिसने सही नहीं बताया उस पर तो आज पक्का बॉम्ब गिरेगा। बॉम्बडिला कहां पर है, बॉम्बडिला? बॉम्बडिला इज नॉट सिचुएटेड इन सिक्किम, इट इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। बताओ जरा बॉम्बडिला अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है? दर्रे का काम क्या है, दो रास्तों को, मतलब एक संकरा मार्ग है जो दो जगहों को जोड़ सकता है, तो किसको जोड़ेगा? चाइना, ऑब्वियसली तिब्बत है, तो तिब्बत या चाइना को जो है जोड़ेगा, ये ना, लासा जो है लासा को ये आपस में जोड़ता है। जो जिला जम्मू एंड कश्मीर में है, जोड़ता किसको? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में किसको जोड़ेगा? लेह को जोड़ेगा। बहुत बढ़िया, किससे? हिमाचल में जगह बताओ ना। मंडी, मंडी को जोड़ता है। और लिपुलेख तो खैर आपके प्यारे उत्तराखंड में है, तो लिपुलेख किसको जोड़ता है? पिथौरागढ़ को जोड़ता है तिब्बत चाइना से ना। तो बस ये ठीक है, आपके लिए आसान पड़ जाएगा। बॉम्बडिला अरुणा में है, न बल्कि सिक्किम में, बस ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, कुद्रेमुख। अब जैसे कुद्रेमुख मिला, हमें आंसर जान लेना चाहिए। कुद्रेमुख यानी कर्नाटक, तो कुद्रेमुख जो है आयरन ओर प्रोजेक्ट जो है वो आपके कर्नाटका में आएगा। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना 67 का। जो सवाल वन लाइनर है फटाफट आगे बढ़ना। सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट, सरदार सरोवर डैम किस नदी के ऊपर है, पहले ये बताओ, फिर आप गेस कर लोगे। हाँ बताओ बताओ, डरो मत। नर्मदा, नर्मदा ठीक है। अब नर्मदा नदी बताओ कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है, जहां पर ये आ सकता है। मध्य प्रदेश इज नॉट द राइट आंसर, गुजरात इज द राइट आंसर। तो गुजरात में सिचुएटेड है आपका क्या, सरदार सरोवर डैम जो है। चलिए अब ये बताओ, एक लाइन में आंसर करना कि नर्मदा नदी निकलती कहां से है जी। हाँ हाँ कोई नहीं, समय लो, टेक योर टाइम। सही आंसर बताओ, आप अमर रहोगे। अमरकंटक से निकलता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कितनी लेंथ है नर्मदा नदी की, टोटल लेंथ है? 1400 नहीं, कम आओ, 1312 जो है इसकी टोटल लेंथ है नर्मदा। चलो एक और सवाल, नर्मदा की कोई भी 3 सहायक नदियां बताओ मुझे। ओनली 3 ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ नर्मदा, ओनली 3 बोला मैंने, देयर आर सो मेनी। नो आइडिया। चलिए सबसे पहले है इसमें तवा रिवर, तवा छोटा तवा दोनों आती है, तो तवा नदी है। इसके अलावा इसमें आती है कौन सी, दैट इज कॉल्ड सुखी नदी, तो सुखी नदी भी इसी में है। इसके अलावा इसमें आती है कौन सी नदी, दैट इज खिरकिया, तो खिरकिया नदी भी इसी की सहायक नदियां हैं, ये मैं करवा चुका हूं आप लोगों से कई बार, राइट। तो ये भी अच्छा सवाल बन सकता है। खैर, और वाटरफॉल है कोई इसके ऊपर, नर्मदा के ऊपर, नर्मदा के ऊपर एक मैंने जलप्रपात पढ़ाया था, दूध सागर नहीं, धुआंधार, ठीक है। तो धुआंधार बिल्कुल ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, याद नहीं करो कुछ भी, आंसर लिखना इसका सी, अपने आंसर चेक भी करते रहो। ये तो आपका खैर पसंदीदा हो जाएगा। और सुबह आज के लिए ही पढ़ रहे हैं हम लोग पॉलिटी। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्न में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? पर्सनल लिबर्टी को लेकर कौन सी रिट आ सकती है? हिबीस कॉर्पस, तो हिबीस कॉर्पस इज द राइट आंसर, यानी कि ये वाली बिल्कुल सही है। वैसे मैं आपको 100 दफा बता चुका हूं, अब तो भाई बोलना पड़ेगा। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 दो जगहों पर रिट ज्यूरिसडिक्शन है। 226 की रिट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की? हाई कोर्ट की। और आर्टिकल 32 की रिट ज्यूरिसडिक्शन किसकी है? दैट इज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रिट हर बार जानते हैं आप 4 ही होती है। पहली रिट, जैसे अगर आप हबीस कॉर्पस कह रहे हैं, तो हबीस कॉर्पस का मतलब क्या है कि गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर भीतर अपने निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर डालो, यही तो हबीस कॉर्पस है। बात समझना मेरी ध्यान से। दूसरा क्या है? मैंडामस, परमादेश, परम आदेश। इसका मीनिंग होता है वी कमांड, हम आदेश देते हैं।
हम आपको क्या देते हैं, आदेश देते हैं। ये कौन कह रही है, कोर्ट कह रही है किसी सार्वजनिक व्यक्ति को जो सार्वजनिक पद पर काम कर रहा है कि भाई हम आपको आदेश देते हैं कि जिस कार्य के लिए आप चुने गए हो वो कार्य कीजिए। को वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। यहां पर सवाल पूछते हैं कि आप किस अधिकार में आकर ऐसा काम कर पा रहे हो, तो ये बाय व्हाट अथॉरिटी हो गया। सर्टियोररी का मतलब क्या होता है, उत्प्रेषण या सर्टियोररी मतलब कुछ तो सुना होगा सर्टियोररी। मैंने हमेशा कहा था कि एक चीज ध्यान रखना कि जो हायर कोर्ट्स होती है, हाई कोर्ट नहीं बोला मैंने, पहली बात हायर कोर्ट्स मतलब ऊपर की अदालतें, तो वो हमेशा क्या करते हैं, अपने से निचली अदालतों को, लोअर कोर्ट्स को ये रिट जारी करती हैं। और लोअर कोर्ट्स में जब ये रिट जारी होती है तो कहा जाता है कि आप जो है इस मामले को हमारे पास भेज दो, अग्रसर करना, टू सर्टिफाई, आप हमें भेज दो। और जो इसमें नहीं लिखी है एक और रिट, पांचवी रिट, तो वो पांचवी रिट कौन सी है, ABCDE, तो वो पांचवी रिट है प्रोहिबिशन। कहीं है तो नहीं ना, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, कि आपके पास जो मामला आया है, ये भी हायर कोर्ट कहेगी अपने से लोअर कोर्ट को कि आपके पास जो मामला आया उसको तुरंत वहीं पर रोक दो। तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट हो गई सुप्रीम कोर्ट की, और अनुच्छेद 226 के तहत 5 रिट हो गए हाई कोर्ट की। और यहां पूछा था कि पर्सनल लिबर्टी अनुच्छेद 21 को भी फॉलो करने वाली जो रिट है दैट इज हिबीस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो भाई अभी के लिए इतना ही समझना पड़ेगा, बाकी इसके बारे में डिटेल्स शायद मैंने कहीं ना कहीं तो आपसे डिस्कस कर रखा होगा। 70 क्वेश्चन है, 70। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 25। आप क्या करेंगे, आज घर जाकर संविधान का आर्टिकल 84 पढ़ेंगे। 84 का बी जो है उसमें साफ साफ लिखी हुई है कि यदि आपको लोकसभा के लिए एलिजिबिलिटी ढूंढनी है, क्वालिफिकेशन ढूंढनी है, तो लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए आपकी 25 साल की आयु होनी जरूरी है। दूसरी बात, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन होना जरूरी है। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वह किसी लाभ के पद पर ना हो, है ना। वो जो है अनसाउंड माइंड का ना हो, दिवालिया ना हो, बैंकरप्ट भी ना हो, और विकृत मस्तिष्क भी ना हो। अगर यहां पूछा होता है राज्यसभा के लिए तो बाकी सेम रहता कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, विकृत मस्तिष्क नहीं होना चाहिए, बस एज बढ़ जाती और वहां एज हो जाती 30 ईयर्स। 30 साल के अगर आप हो जाओगे तो आप राज्यसभा के लिए क्या कर सकते हैं, चुनाव लड़ने के अधिकारी होते हो, आप वहां पर चुनाव लड़ सकते हो। लेकिन अगर आप 25 के हो, 25 के आसपास ऊपर हो उससे, तो फिर लोकसभा तक, है ना। पंचायतों के लिए कितनी चाहिए होगी, 21 साल, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, राज्य विधानसभा के लिए 25 जो लोकसभा की है, और राज्य विधान परिषद के लिए 30। बस यही तो चीज ध्यान रखनी है, बेसिक सवाल है। 71 पे आओ, पेशेंस रखना, अभी समय है आपके पास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपकी प्रेम्बल में भी तो है सोशल जस्टिस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सामाजिक न्याय। अच्छा ये देखो ना, ये किसी बुक में पढ़ाया भी नहीं जाएगा भाई, आप अपना थोड़ा दिमाग लगाओ, आराम से शांतिपूर्वक सोचो, इन क्वेश्चंस को आप कॉमन सेंस से काम करोगे, और पूछ लेगा आपको कि क्या है सामाजिक न्याय, सभी को समान आर्थिक अधिकार मिल जाना, यही सामाजिक न्याय है क्या, सिर्फ आर्थिक अधिकार, क्या यहाँ सिर्फ हम इकोनॉमिक जस्टिस देंगे, है ना, नहीं। अगर इकोनॉमिक जस्टिस ही देना तो सोशल क्यों लिखा, राइट, होल्ड ऑन। दूसरा कह रहा है कि सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल मिलने चाहिए, एवरीवन शुड बी गिवन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसका क्या मतलब है। तो जब प्रियम्बल आप लोग पढ़ते हैं तो वहां ये भी बात छिड़ती है कि ऑल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस बेस्ड ऑन कास्ट, रेस, कलर, सेक्स शुड बी एलिमिनेटेड। आपने किसी से जाति के आधार पर, है ना, वंश के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर अगर भेदभाव कर रहे हो तो भाई वो नहीं है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस वो है जब ये डिस्क्रिमिनेशन को आप क्या करोगे, अबॉलिश करोगे, दूर कर दोगे। तो जो है ये जो है भेदभाव दूर होना ही क्या है आपका, यही भेदभाव दूर होना सोशल जस्टिस है। तो ये है हमारा सामाजिक न्याय। जब मैं ये ना कहूं कि भाई अरे इसकी जाति छोटी है मेरे साथ ना बैठे, है ना, ये तो काले रंग का है मेरे साथ में बैठे, तो फिर भाई ऐसे नहीं बोलना ना उसको, बस ये कह देना कि गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, क्या था, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज
लीला सेठ इज नॉट द राइट आंसर, फातिमा बीबी इज द राइट आंसर। ऐसा ही है? श्योर? मेरी बात मान गए इतनी जल्दी? लीला सेठ है, बहुत बढ़िया मोहित, ऑप्शन बी सही लिखना, फातिमा बीबी। लीला सेठ जो थी ना, वो हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ हाई कोर्ट, नॉट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में पूछेगा तो फिर जो है फातिमा बीबी जी को ही लिखना। इन्होंने 1989 से जो है 1992 के बीच में कार्य संभाला था सर्वोच्च न्यायालय में। लीला सेठ पूछते तो हाई कोर्ट की पहली महिला जज बोल देते हम लोग, तो दोनों में वैसे ही अंतर रखना। फातिमा बीबी इज द राइट आंसर। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, ये तो सबको पता था ना, यहां नहीं फंसाऊंगा। बताओ अंडर विच आर्टिकल, किस अनुच्छेद के? 53 नहीं, अच्छा 153 में तो सिर्फ ये लिखा ना कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट्स, तो वो तो नहीं है। हाँ 55 50 नहीं, 55 इज द राइट आंसर। 155 में लिखा है। अच्छा बताओ सॉरी, राज्यपाल का चुनाव कैसा होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। बताओ बताओ मोहित, थिंक अबाउट इट। तनुजा, अरे लाइट चलेगी, पैनल बंद ना पड़ जाए, ध्यान रखेंगे। पहली बात तो कभी भी राज्यपाल का चुनाव नहीं होता। कौन से राज्यपाल को आपने चुना? ना ही प्रत्यक्ष ना ही अप्रत्यक्ष, वो अपॉइंटेड है, नियुक्ति होती है उसकी, और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। चुनाव नहीं होता जी, पहली बात तो। ये जानबूझकर एग्जामिनर आपको परेशान करेगा, जस्ट लाइक मी, है ना, तो इसलिए आपने परेशान। संविधान सभा का वैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक बी.एन. राव थे। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, फटाफट आगे बढ़ना। मिस्टर बी.एन. राव, आप लोगों के लिए एक दो प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। ऑनलाइन जो सुनेंगे वो कमेंट लिखने में तो थोड़ा कंजूसी करते हैं, पर कर लेना चाहिए ना, क्या ही जाता है, घर का अगर आता है तो कर लो। बताएंगे आप लोग कि जैसे संविधान सभा का सिंबल क्या था? सिंबल मोहर, हाथी था, जायंट था, बिल्कुल सही है। संविधान सभा जो बनी थी उसमें जो हमने संविधान लिखा है ना, उस संविधान का जो लिखावट है वो किसने लिखा है, मतलब कैलीग्राफी किसने करी है? तो हु वाज द कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो ये आप लोगों ने आंसर देना है। इसको सजाने का काम, डेकोरेट करने का काम किसने किया था, वो आप लोगों ने मुझे आंसर्स में बताने हैं। तो ये सब आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्वेश्चन है, और एक दो एक्स्ट्रा अगर आपको लगे कि ये चीज साझी करनी चाहिए, करो भाई, क्या शर्माते हो आप लोग। आंसर मिल गया था ना, बी.एन. राव। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत में अगर होता है तो भारत इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आधार पर किस कैटेगरी में आएगा? विकसित में, विकासशील में, अविकसित में, अर्ध? तो विकासशील है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्रीज अमेरिका, जापान। एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन अ डेवलपिंग एंड अ डेवलप्ड कंट्री? सोचो, हम क्यों अमेरिका को कहते हैं? अमेरिका अपने आप को क्या समझता है? आजकल मीम वायरल हो रही है। हाँ ठीक है, बताओ। देखो जहां पर क्या होता है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ या लिविंग वो थोड़ा हाई फाई है। अनूप सर सुबह क्या खा के आए? बिस्किट और चाय। वो लोग सुबह सुबह नाश्ते में क्या खा सकते हैं? जूस और कुछ बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे फ्रूट्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं खरीद के नहीं खा सकता, खा सकता हूं, लेकिन उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही अलग है। उनकी सैलरी, उनका पैसा, उनका कैपिटल उस हिसाब से बनता होगा ना। अब मुझे अगर मान लीजिए 5,000 महीने के बच रही है, तो 5,000 में मैं अपने लिए जूस खरीदूं या फिर बाकी चीजें अपने खर्चा करूं? तो यहां समझना कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, उनकी कंपैरेटिव ज्यादा होगी इंडिया से। उनका जो है मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स देखो, उनके ब्रिजेस देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो सकता है। वहां पर जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम होगा। कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, ये नहीं कर रहा हूं कि इंडिया में मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा है ना, लेकिन यहां की तुलना में वहां कम होगा, है ना। हेल्थ फैसिलिटीज ज्यादा होंगी, हमारे पास थोड़ा कम होंगी। एजुकेशन में भी थोड़ा ज्यादा होगा, हमारे पास थोड़ा कम होगा। हालांकि इंडिया आप जानते हैं एजुकेशन हब है, लेकिन इस तरीके से जो है डिफरेंसेस आप लोग ले सकते हो ना वहां पर, कि भाई उनका जो है कार्य करने का जो तरीका वो बिल्कुल थोड़ा अलग है। वहां एडवांस हो गए ना टेक्नोलॉजीज। आज हम ये पैनल पे ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं, वहां पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही होगी, है ना। तो मतलब बस वो ये कि टेक्नोलॉजी में थोड़ा जो है ज्यादा है उनका। कैश रिजर्व रेशियो, अगर सीआरआर नहीं बताया तो आज मार खाओगे। सीआरआर में आपको करवा चुका हूं, क्या है ये? टैक्स पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी? मॉनेटरी पॉलिसी लिखना इसका, ऑप्शन नंबर डी। और सीआरआर होता क्या है? जिसके नाम में ही है कैश, वो भी रिजर्व।
बैंक अपने पास रिजर्व रखेगा या आरबीआई के पास? आरबीआई के पास जमा रखता है। जैसे भी जो भी बैंक का एनडीटीएल है ना, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, तो उसका एक निश्चित हिस्सा क्या करेगा, वो आरबीआई के पास में रखेगा, तो सीआरआर कहलाएगा वहां पर। एक एसएलआर होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो एसएलआर क्या होता है? एसएलआर भी एक अमाउंट जो आपको जो है सेफ रखना है, रिजर्व रखना है, लेकिन वो इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड भी हो सकता है, सिक्योरिटीज भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, जबकि सीआरआर सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में रखा जाएगा। इसी तरीके से बताओ कि रेपो रेट क्या है, व्हाट इज रेपो रेट? ये मैं बिल्कुल बेसिक चल रहा हूँ, इसकी सारी वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं। मैंने डिटेल में बैंकिंग टर्मिनोलॉजी वाला जो एक चैप्टर है ना, उसमें सब करवा रखा है आपको कि क्या चीज़ है, तो वो प्लेलिस्ट में बाद में देख लेना। हाँ जी, जिस दर पर आरबीआई जो है कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, तो वो हो गया कौन सा रेट? रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट मतलब जब कभी आरबीआई बैंकों से जो है लोन लेता है, तो भाई आरबीआई को भी जरूरत पड़ सकती है, तो अगर लोन दे रहा है तो वो है दैट इज रेपो रेट, और अगर जो है लोन ले रहा है तो दैट इज रिवर्स रेपो रेट। ऐसे याद रखना है ना। तो ये चीजें भी हम बात कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी लिख लो, कोई दिक्कत ना है। नेक्स्ट आओ जरा, हाउ डज इकोनॉमिक क्लासिफाई मैन मेड प्रोडक्शन टूल्स? अर्थशास्त्र मानव निर्मित उत्पादन उपकरण को किस रूप में वर्गीकृत करता है? संगठन के रूप में, लेबर के रूप में, इक्विपमेंट के रूप में, या कैपिटल के रूप में? तो ये कैपिटल के रूप में रखता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। थोड़ा और जल्दी चलना है, चलो। ये तो बता दो, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है डब्ल्यूटीओ। बताओ जरा डब्ल्यूटीओ का गठन कब हुआ था? डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले जीएटीटी था, जीएटीटी बना था 1948, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मत कहना, डब्ल्यूटीओ 1995 का है ना। 1995 से पहले शायद कम लोगों को अगर जानकारी हो, तो इससे पहले एक उरुग्वे राउंड चला था, जैसे बैठकें होती है ना अलग अलग, तो उरुग्वे में बैठक हुई थी जिसको उरुग्वे राउंड कहते हैं। और वो जब उरुग्वे राउंड चला था, तो उसी राउंड के बाद है ना, सवाल पूछा कि उरुग्वे राउंड कब चला था, तो लगभग 1994 के आसपास। तो उसके बाद मराकेश एग्रीमेंट रखा गया, और मराकेश एग्रीमेंट के बाद ही जो है क्या हो गया था, हमारा डब्ल्यूटीओ बन गया था 1 जनवरी 1995 को। तो 1995 में जो है आपका डब्ल्यूटीओ बनकर जो है बिल्कुल रेडी हो गया था। इससे पहले जीएटीटी यानी कि गैट के नाम से जो है जाना जाता था, राइट। डब्ल्यूटीओ भी अच्छा सवाल बना सकता है। सेल्फ रिलायंस ये कौन सी इकोनॉमिक प्लानिंग का मुख्य आधार था? फोर्थ में था। फर्स्ट में क्या था ये बताओ? पहले में एग्रीकल्चर को प्रमोट करना था, दूसरे में इंडस्ट्रीज को या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात, तीसरे में मिला दो, यानी कि एग्रीकल्चर प्लस इंडस्ट्री दोनों का प्रमोशन। और चौथे में क्या आ गया? चौथे में आ गया था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड सेल्फ रिलायंस। आत्मनिर्भर बनना है जी, हमें अपने देश में ही प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करना है और देश के भीतर उसका कंजम्पशन एंड ऑल करवाना है, ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय बताएंगे आप। फोर्थ 5 ईयर प्लान कब आया था? पहला कब था पहले बताओ? 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, चौथा यही तो नहीं करनी गड़बड़, फिर 66, 67, 67, 68, 68, 69, ये 3 आए थे योजना अवकाश, जिनको 3 एनुअल प्लान्स भी कहते हैं या 3 योजना अवकाश कहते हैं। और तब जाकर चौथी स्टार्ट होगी 1969 में। तो 1969 से कितना चलेगा? 74 तक। तो ये क्या है? फोर्थ 5 ईयर प्लान है। फिर उसके बाद जो है फिफ्थ रहने दो, सिक्स बताओ। 1980 से 1985 सिक्स चला था, इसी के बीच में नाबार्ड भी बना था। सेवंथ कब आया? बोल दो ना, 85 से 90। इस समय 1989 में जवाहर रोजगार योजना भी आई थी। और जो है तीसरा, अच्छा तीसरा तो बता दिया ना, 61 से 66, तो वो भी ठीक है। तीसरे की विशेषता क्या है याद है ना? झारखंड में बोकारो स्टील प्लांट बना था, रूस की सहायता से, रूस ने हमें हेल्प किया था, बोकारो बना था वहां पर। तो ये भी ऐसे सवाल बन जाते हैं। खैर चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फोर्थ 5 ईयर प्लान। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बता रखी है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? स्ट्रांग होता है। भाई कैपिटलिस्टिक वही तो है, जैसे यूएसए है तो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है हमेशा प्राइवेट ओनरशिप को फॉलो करती है। सोशलिस्ट पूछा होता तो तब हम पब्लिक बोलते यानी लोक स्वामित्व कहते। और अगर मिक्स्ड पूछा होता तो जिसमें प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक दोनों आता, तो 18th का राइट आंसर इस हिसाब से होना चाहिए डी, प्राइवेट ओनरशिप की ये बात करता है, राइट। ऑप्शन नंबर डी। 81st का आंसर दो भाई, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई?
वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। वन लाइन में फटाफट चलना, वाईफाई है ना, वाईफाई है, वायरलेस फिडेलिटी पता ही नहीं चलेगा तो पता क्या है भाई, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड द सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, बताओ। डॉस, डीओएस इज द राइट आंसर है ना, तो डॉस लिख लेना। डॉस की फुल फॉर्म कौन बता रहा है? हाँ, हेमलता ने कुछ तो बोला पर मुझे उम्मीद है सही ही बोला। क्या बोला था हेमलता? बस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, चलो ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, एमएस वर्ड का एग्जांपल। एमएस वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट इज ऑप्शन बी। श्योर? बाकी लोगों को भाई चॉइस मिल रही है, और लोग जिसको आंसर चेंज करना है कर सकता है। क्यों करना है चेंज? लिखो ऑप्शन बी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट या इनपुट? आउटपुट। अच्छा, डिफाइन कैसे करो आउटपुट को? आपने कहा ना कि मॉनिटर जो है आउटपुट है, ठीक है, और इनपुट में क्या होगा? एक इनपुट डिवाइस है जी, हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब इतने बेसिक नॉलेज है ना, ठीक है। राइट आंसर लिख लेना ऑप्शन बी, आउटपुट। 85th पे आओ जल्दी से। रैम होता है रोम? आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी क्या होगी? रोम होगी, है ना। रीड ओनली जो क्या है हमारे पास में मेमोरी है रोम, तो वो होती है। बाकी रैम तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो तो अलग है ना। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर लिखना बी, रोम। अब रोम रोम आपका रोम कहना चाहिए। सीपीयू का भाग क्या है एएलयू, राइट, वेरी गुड। एएलयू ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एएलयू। यहाँ जीएस किसने फंसा दिया? चलो, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करेगा? आसान क्वेश्चन है गाइस। प्रेसिडेंट करेगा, किस अनुच्छेद के भीतर? अंडर विच आर्टिकल? 76, बहुत बढ़िया। दूसरी बात ये बताओ कि महान्यायवादी का रिमूवल कौन करेगा? अब जो अपॉइंट करेगा वही तो रिमूवल करेगा, कोई और थोड़े ना लाएंगे। अब ये बताओ इनका टेन्योर कितना होता है जी? नॉट फिक्स्ड, इनका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। प्रसाद पर्यंत बैठते हैं राष्ट्रपति के, राष्ट्रपति कभी भी इनको जो इनके पद से हटा सकते हैं। एंड द फाइनल लाइन इज कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अटॉर्नी जनरल, या हु इज ही? यस, वी कैन से दैट कि ही इज द हाईएस्ट लीगल एडवाइजर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार का सबसे बड़ा जो विधिक सलाहकार है वो कौन है? महान्यायवादी है, राइट, याद रखना। ऐसे एक हमारे पास में महाअधिवक्ता होता है, वो क्या है? वो राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक सलाहकार है ना। महान्यायवादी अलग चीज है और महाअधिवक्ता अलग है। और महाधिवक्ता के लिए कौन सा आर्टिकल है फ्रेंड्स? 165, 165 है, और उसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। बस ये बेसिक सवाल होने चाहिए। सवाल है आप लोगों के लिए ऑनलाइन में भी और आप लोगों के लिए कि हु इज प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। हाँ, बस आप लोगों ने तो ठीक बोल दिया, ऑनलाइन वालों का आंसर हम लोग चेक करेंगे। मैच द फॉलोइंग, ये सवाल कुछ रिपीटेड सा लग रहा है, पहले मैं कहीं करवा चुका हूँ इसको, करवा रखा मैंने इसको किसी न किसी प्रैक्टिस बैच में। अब कुछ नहीं होता, मुझे एक चीज तो आती है ना कि बारडोली जो किसान आंदोलन था, है ना, ये 1928 था, तो एक का चार एक ही जगह है, बाकी मुझे आए ना आए सही हो गया। बारडोली को किसने लीड किया था? हाँ, सोचो आराम से, टेक इट। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। यहीं पर तो इनको सरदार की उपाधि दी थी महिलाओं ने बारडोली की। बारडोली जगह कहाँ पर है? गुजरात में है। तो गुजरात में ना, तो वहां पर जो बढ़ाया गया था लगान, उसके खिलाफ चला था। दूसरा पूछा कि महात्मा गांधी नोआखली, नोआखली कहाँ पर है? उस समय बंगाल में था। अब ये नोआखली आज के टाइम बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जो रिबेलियन हुआ, सॉरी जो विद्रोह वहां पर चल रहा था, उसको शांत करने पहुंचे थे। गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब शुरू किया? ये थोड़ा बहुत बड़ा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था, ऐसे सवाल थोड़े ना पूछे जाते हैं, है ना। बट फिर भी वो जो है दक्षिण भारत की जब इन्होंने यात्रा करी थी 1921 में, तो वहां पर जो समय इन्होंने, और अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? 1918 में हुई थी ना। और अहमदाबाद में जो है यहाँ पर जो मिल हड़ताल कर रहे थे कि हमें प्लेग बोनस दो, प्लेग बोनस दो, तो उनकी मांग को पहुंचाया था। अंबालाल साराभाई जी और अनुसुईया बहन जी ने महात्मा जी का सहयोग किया था इस समय। तो ए ऑप्शन सही लिख लेना, 4, 3, 1 और 2। यूरोप तथा एशिया को कौन अलग करता है? बताओ। रॉकी तो मत कहना, रॉकी तो नॉर्थ अमेरिका, हट जाओ,
है ना। हिमालय तो हो ही नहीं सकता, या तो एप्लेशियन होगा, एप्लेशियन भी नहीं है, यूराल इज द राइट आंसर। तीन चीजें ध्यान रखना, एक तो यूराल माउंटेन, एक आ गया कॉकेसस माउंटेन, और एक आ गया कैस्पियन सी। तो ये तीन ऐसे मतलब लैंड हमारे पास में स्ट्रक्चर्स है जो अलग करते हैं एशिया को यूरोप से। क्या क्या बोला मैंने, देखो, एक यूराल पर्वत है, एक कॉकेसस पर्वत है, और एक है यहाँ पर कौन सा सागर, कैस्पियन सागर। तो ये तीनों जो है अलग कर देते हैं ना यूरोप को एशिया से। ये देखो, ये कैस्पियन सी, तो ये वाला जो पार्ट है तो ये अलग नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर एक जो है माला आएगी, ये इस तरीके से ये आ जाएगा यूराल पर्वत, और यहीं पर नीचे एक कॉकेसस माउंटेन। तो ये तीनों जो है अलग करते हैं। तो आसान सवाल बनना चाहिए था मुताबिक मेरे, एंड आई होप सो आपको भी अच्छा इजी लगा होगा। क्वेश्चन 90 पे आओ जरा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, रिपीटेड क्वेश्चन। गोदावरी का बताओ टोटल लेंथ, मीटर मत लिखना, किलोमीटर लिखना। 1465 किलोमीटर कौन सी बहती है, दैट इज गोदावरी, जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, जिसको बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। तो ये आपके लिए इजी था। नर्मदा की हाइट बताओ, लंबाई अभी अभी बोला था 1312, बहुत बढ़िया, अभी अभी बोला था। कृष्णा 1401 किलोमीटर में कृष्णा नदी है। और महानदी, नो आइडिया, कोई बात नहीं, ये 851 है। मैं न्यू ये नहीं कह रहा हूँ कि हर कोई रटना है, नहीं जी, लेकिन ये रटनी है, इंपॉर्टेंट है। गंगा रटनी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्र रटनी इंपॉर्टेंट है, कृष्णा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस हिसाब से सबसे बड़ी क्या है, गोदावरी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी। भारत की सबसे बड़ी पूछता तो गंगा पे चले जाते। छोटा क्या लिखना, कोई पूछ लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे आओ। ये 1 नहीं है, ये आई है, और मेरे ख्याल से सभी को आंसर मिल गया। सभी को मिल गया ना। देखो क्या लिखा था इसमें, 4 गुणा 2 8 हो गया ना। ये पहला 4 है, दूसरा 8 है ना। फिर 4 दूना 4 3 12 है ना। यानी यहाँ पर क्या आएगा बताओ, मतलब 4 गुणा किया हमने, कितना हुआ 2, तो 4 दूनी क्या निकला 8। अब 13 कैसे निकला, इसका लॉजिक बताओ। तो फिर प्लस का फॉर्मूला आएगा ना, फिर इंटू का नहीं आएगा, इंटू वाला हटा दो, ये लॉजिक हटा दो। इसमें ऐसा हो सकता है कि 4 + 4 8, 8 और 5 13, और 13 और 6 19, यानी कि हमें 4 8 13 और 19 तो मिल गया। और सेम लॉजिक लगता है यहाँ पर, देखो ई में आप 4 जोड़ो, जोड़ो ना 4, ABCDEFGHI, तो यहाँ पर क्या आ गया, आई आ गया। आई में जो है 5 जोड़ो, JKLMN, एन आ गया। एन में 6 जोड़ो, PQRST, टी आ रहा है, पक्का टी आ रहा है। तो इस हिसाब से क्या आना चाहिए, अगला क्या आना चाहिए, +7 जोड़ना पड़ेगा ना। क्या जुड़ रहा है, ए या बी, बी ना, पक्का जोड़ लिया ना। फिर मैं नहीं जोड़ रहा हूं, आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने इसको कि जोड़ने की जिम्मेदारी। तो जोड़ लीजिए इसको, तो क्या निकलेगा इसका 26 ए निकलेगा ना। तो इसमें क्या है, ए निकलेगा। जब आप 7 जोड़ोगे वापस तो ए पे आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लिखना है इसका। इस वाले का आंसर देखो, एक मिस टाइप था, आई होप सो आप लोगों को सर ने बता दिया होगा, मैं तो आया नहीं था कल के पेपर में जब भी ये हुआ था। ये फूड है कि ईट गुड फूड, यही था ना। और ये आपको शायद आता है, मैंने कई दफा ये चीज बोली है। जैसे पहला क्या है आपके पास में, मैंगोज आर गुड, इसके लिए क्या कोड है भाई, 743 है, ये है ना इसका 743 मीन्स दिस। अब दूसरा हमारे पास में ईट गुड फूड, ईट गुड फूड, इसका क्या है कोड, इसका है 7, नहीं उल्टा मत बोलो भाई, 657। आफ्टर दैट हमारे पास में मैंगोज आर क्या पढ़ेंगे उसको, रिप या राइप, ठीक है। इसके लिए क्या कोड है, 934। कॉमन पहचानना होता है ना जी, कॉमन पहचानना होता है। मैंगोज में कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, मैंगोज में क्या कॉमन है, 3 है ना, 3 तो आएगा। मैंगोज के लिए क्या कोड आ रहा है, सोचो तनुजा आराम से, टेक योर टाइम। 3 ही लिखूं, चेंज करना है कुछ, मैंगोज कॉमन है। और कॉमन क्या है इसमें, कॉमन 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है ना। यहाँ या तो आप सोच रहे हो कि 4 भी आ सकता है, ऐसा कुछ सोच रहे हो, होल्ड ऑन देखते हैं। चलो दूसरा हम लोग किस में चलते हैं, गुड में चलते हैं। इसमें भी गुड है, इसमें भी गुड है। गुड के लिए क्या कॉमन आएगा, 7, चलो ठीक है। तो गुड के लिए जो कॉमन है वो आया आपका 7, ठीक है। अब क्या है हमारे पास में, आर में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है। आर के लिए क्या कॉमन है, 4।
तो अब बचा ही क्या मेरे पास, राइट के लिए क्या बचा, 9 बचा। तो क्या ऑप्शन में 9 है किधर, तो ऑप्शन में 9 है, ऑप्शन नंबर ए लिख लेना इसका। लॉजिक में भी मैंने अच्छा नहीं दिया हो, लेकिन आंसर इसका यही आना है, सोच लेना आराम से। हो गया ना पक्का, क्लियर है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या लिखना है, ए लिखना है इसका। 93 पे आओ, 93, चलो भाई बनारस चलते हैं। करना कुछ नहीं था आपने, आप समझदार हैं, आपने बस बनारस को फिर से लिखना था। कोड लिखना है 726254, ये था ना, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है आप लोगों से कि यदि बनारस का कोड ये है तो इसका मतलब क्या है। 4 पे क्या है हमारे पास, ऐसे ना, 4 के लिए ऐसे यही नीचे लिख दो, यहां पर हमारा आना चाहिए था एस। 2 के लिए क्या है, पर पहले इसके लिए डिजिट लिखना पड़ेगा ना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। रुको जरा डिजिट लिखना दो, 426425, ये है ना। तो 4 पे क्या है, एस है, 2 पे क्या है, ए है, 6 पे क्या है, एन है, 4 में क्या था फिर, एस था, 2 में क्या है, ए है, और 5 पे क्या है, आर है। तो क्या बना ये, संसार बन गया। तो संसार बन गया, विट मींस इसका राइट आंसर क्या बना, डी बना। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने इसको मेंशन कर ही दिया होगा अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर इज डी। इसका बताएंगे मेरे साथी, क्या पूछ रहा है कि पी क्यू आर एंड एस आर 4 फ्रेंड्स, ये 4 दोस्त हैं, ठीक है जी। पी इज शॉर्टर देन क्यू। अब देखो ये क्यू बना दिया मैंने शॉर्टर, अच्छा ये वाला सिंबल होता है क्या, मेरा मैथ जरा कमजोर है, जिसके तरह मुंह खुला वो ग्रेट होता होगा, तो मतलब P इज ग्रेटर देन Q, सॉरी Q इज ग्रेटर देन P, या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि P इज शॉर्टर देन Q, ठीक है। होल्ड ऑन, फिर क्या पूछ रहा है, बट टॉलर देन R, लेकिन टॉलर है R से कौन, P है ना। तो अगर R से टॉलर है P तो R मुझे यहां लिखना चाहिए। एंड दूसरा सुनते हैं, अभी अभी एक ही हुआ ना, एंड दूसरा सुनते हैं, क्या लिख रहा है, हु इज शॉर्टर देन S, कौन है S से शॉर्टर, R। फिर से बना रहा हूं मैं कि R इज शॉर्टर देन S, ये बना, इसमें मैंने अलग अलग 2 कंडीशंस लिए। तो R इज शॉर्टर देन S ये पूछा, होल्ड ऑन, चारों के आगे हमारे नाम, ठीक है, 1 2 3 4, चारों नाम आगे, होल्ड ऑन। अब कह रहा है कि हु इज शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, क्या है शॉर्टेस्ट, R ही आया, श्योर आप लोगों ने आंसर R लिखा, तो ऑप्शन नंबर सी लिख लीजिए इसका, R इज द शॉर्टेस्ट वन, ठीक है। चलिए 95th का क्या राइट आंसर लिखेंगे, 95th का राइट आंसर क्या मिला, 15 किलोमीटर मिला पक्का, और किस साइड, अच्छा एक ही है ना, उत्तर की दिशा में, तो उत्तर है, उत्तर इसका भी करना है, बड़ा लॉजिक यार, लिख लोगे पक्का, श्योर ना, हाँ लिख लो, कौन सा मुझे इतना सब आती है, ठीक है। चलिए 96 का बताओ, दादा डी कहां से हो गया दादा, ए है दादा, डी है परदादा, ठीक है। दादा जरा आंख खोल लो अपनी, है ऑप्शन क्या आएगा इसका, परदादा या दादा, ए ऑप्शन ही आएगा, लॉजिक लगा दीजिए आराम से, ऑप्शन ए आएगा, 96 का ए ऑप्शन आएगा। जल्दी से, नहीं समझ आए तो रुको, इसका क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी है, यू बिंदु से डी है पक्का, ऑप्शन नंबर सी बिंदु से डी, या फिर डी ऑप्शन से ये ई आना चाहिए। सोचो सोचो, करो लॉजिक लगाओ फटाफट, मेरे हिसाब से तो इसका आंसर डी आना चाहिए, ई, तो इसका राइट आंसर डी लिखना है, ई आना चाहिए सेंटर में, ई। सॉल्व करो फटाफट, छुट्टी पे थे तो ऐसे ही होगा फिर। इसका क्या निकलेगा, मंगल या बुध, बताओ समझा, बुध पक्का, बुध ही निकलेगा ना, तो बुधवार लिखना इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। इसका तो खैर आपके लिए इजी होगा, ऐसे सवाल तो रोज पूछने चाहिए आपको। निमलता इधर ही हो, हाँ उठो, ये हुआ कि नहीं हुआ, कुछ भी तो नहीं करना है जी, 50 लिखना है। v का अर्थ देखो जरा क्या था, v का मतलब है डिवाइड, तो 50 को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। फिर w की जगह क्या था, w w w w w, w का मतलब है प्लस से, प्लस के बाद 28 लिख लो सेम। t में क्या है जी गुरुजी, t का अर्थ है इंटू से, इंटू है ना t, और यहाँ क्या है 4, कुछ भी तो नहीं करना है। 50 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट रखूं ना रखूं, नहीं भी रखूंगा क्या फर्क पड़ रहा है ना, 25 होता है, और जो है 28 गुणा 4 कितने होते हैं, 112, श्योर है ना, तो इसका मतलब क्या है प्लस 112। अब इन दोनों को जोड़ो जरा, कितना निकल रहा है 137, तो राइट आंसर क्या निकलना चाहिए 137,
ठीक है, 100th। बताओ पुत्र क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर 1 यू मीन टू से 8। श्योर, तो ऑप्शन नंबर 8 लिख लो इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये आपका 100th क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका राइट आंसर आएगा 8। तो ये आज आपका एक और प्रैक्टिस पेपर था, दिया करो। जल्दी से मुझे अपने मार्क जितने भी आपके आए हैं वो काउंट करके बताओ। बाकी की बातें कल करेंगे आराम से। सी यू देन।